یک تو زدن. क्या दुनिया एक अघोषित तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है? आज की खबर दिल दहला देने वाली है। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में युद्ध जैसा माहौल बन गया है। कई विशेषज्ञों का तो मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध अघोषित रूप से शुरू हो चुका है। पिछले दिनों हमने अपने चैनल पर इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका, इन सब के बीच जो युद्ध जैसे माहौल थे उसका लंबा विश्लेषण किया था। आज फिर से विश्लेषण करने को मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि कई हफ्तों से चल रहा तनाव आज युद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब सुबह सुबह अमेरिका के इशारे पर इजराइल की तरफ से ईरान के कई ठिकानों पर गंभीर हमले कर दिए गए, जिनमें से ईरान के प्रमुख के आसपास, ऑफिस के आसपास वो हमले हुए, जिसे ईरान ने अपने ऊपर हमला माना और उसके बाद अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला कर दिया, इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर हमला कर दिया और साथ ही साथ ईरान ने अभी जो सूचना मिल रही है लगभग 7 देशों पर हमला कर दिया है। मूलतः वो हमला वहां कर रहा है जहां अमेरिका अपना सैन्य बेस बनाए हुए है। और इन तमाम दृश्यों, हमले की तस्वीरों, ड्रोन के बजते सायरन और बर्बादी की इबारत के बीच ऐसा लग रहा है कि हाँ, विश्व युद्ध शुरू हो गया है क्या, अघोषित सा। लेकिन हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध कभी भी इंसानियत के पक्ष में नहीं जाता। युद्ध में इंसान मारे जाते हैं। फर्क कहां पड़ता है कि वो इंसान किस देश के मारे गए। इसलिए समाजवादी लोग युद्ध को कभी भी स्वीकार नहीं करते। वे दुनिया के उन तमाम देशों से भी गुजारिश करते हैं, तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि युद्ध ना हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसी बात को अपने अंदाज में कहा, सुनिए। लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता है, वॉर नुकसान करता है। तो सीमाएं जो बनी हैं इनको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपस में देशों में झगड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम लोग वॉर के पक्ष में नहीं है। अब असल में युद्ध का माहौल बना क्यों है? पिछली बार जब हमने विश्लेषण किया था तब भी हमने आपको यह बात समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद इतना गहराता गया कि वहां युद्ध जैसे माहौल बन गए। और ये एक अफसोसनाक चीज है। गजा और फिलिस्तीन में हजारों लोग मार दिए गए और इजराइल लगातार हमले पर हमले करता गया। इजराइल ने शुरुआत में यह बहाना बनाया कि हमास से लेकर के कई आतंकी संगठनों ने पहले इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल उसका केवल जवाब दे रहा है। लेकिन दुनिया को यह बात समझ में आ गई कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल जो कर रहा है, दुनिया उसके साथ बहुत ताकत की तरह खड़े नहीं हो सकती थी। इजरायली प्रमुख नेतन्याहू ने लगातार कई आरोप लगाए और इसकी आड़ में अमेरिका ने आरोप लगाने शुरू किए, क्योंकि जब फिलिस्तीन और गजा के समर्थन में ईरान बोला, अकेला देश बोला, बाकी देश कुछ कुछ कोशिश करते करते रह गए। ईरान ने जब जवाबी हमला भी कर दिया था पिछली बार इजराइल के ऊपर और बड़ा गंभीर हमला किया था, तब भी अमेरिका ने दुनिया को यह बताया था कि ईरान फिर से कुछ रासायनिक या खतरनाक काम कर रहा है, दुनिया तबाह हो जाएगी। और उसी की आड़ में पिछली बार आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अपने खास बम्बार्डमेंट वाले विमानों से ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। बाद में किसी तरह से वो युद्ध विराम हुआ, लेकिन बीते दिनों के इतिहास को अगर संक्षेप में जाने तो फिर से ईरान में सत्ता बदलने के लिए कई तरह के आंदोलन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर गए, कहने लगे कि ईरान में तानाशाही है। ईरान के जो प्रमुख हैं खामेनेई, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और ये बयान दिया कि यह स्वाभाविक नहीं है, यह उनके देश के लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है, यह बाहर से कराया जा रहा है। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। अमेरिका जो एक तरफ दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान खतरनाक रासायनिक हथियार रखे हुए। हालांकि आपको एक बात
पिछली बार भी मैंने विश्लेषण में बताई थी, कभी मौका मिले तो सद्दाम हुसैन के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि यही आरोप उसी अमेरिका ने इराक के ऊपर लगाए थे। और इराक के ऊपर ऐसे ही आरोप लगा करके अमेरिकी सेना इराक में घुसी थी, सद्दाम हुसैन को पकड़ कर ले गई थी, कोर्ट में सुनवाई हुई। कभी पढ़िएगा उस दिलचस्प इतिहास को। पहला जज सुनवाई कुछ करने के बाद कोई और फैसला दे रहा था, जज बदला गया 24 घंटे के भीतर। फिर जज दूसरा आया जो अमेरिकी सत्ता के पैरोकार फैसले की तरफ उसका रुझान था। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। वो दृश्य बहुत याद आता है लोगों को इंटरनेट में। जज कह रहा था कि खड़े हो, तुम्हारे खिलाफ हमें सजा सुनानी है। वो सद्दाम हुसैन कहते हैं मैं बैठा हूं, आप सुनाओ। आप तैयार हो? मैं तैयार हूं। जज जब सजाए मौत का ऐलान करता है, सद्दाम हुसैन हंसता है। और उसके बाद दुनिया देखती है कि उसके बावजूद, फांसी दे देने के बावजूद, क्या इराक में अमेरिका ने कोई रासायनिक हथियार पाया? क्या दुनिया को कोई सबूत दिया कि देखिए ये था रासायनिक हथियार इराक के पास, जिसके चलते हमें इराक में घुसना पड़ा? अमेरिका ने बीते दिनों अपने एक पड़ोसी देश के ऊपर हमला करके उसके राष्ट्रपति को सपरिवार अपहरण कर लिया। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह है अमेरिका अपने आस पड़ोस के देशों पर हमला करके सपरिवार अपहरण कर ले रहा है दूसरे देश के प्रमुख को। वही अमेरिका अब यह आरोप लगा रहा है कि ईरान ने उसको उकसाया है, ईरान ने उसके सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। अब ईरान युद्ध में जा रहा है। सेना और विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का माने तो अब यह दुनिया वाकई अघोषित तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह जब अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने ईरान के ऊपर घनघोर हमला कर दिया, मिसाइलों की तस्वीरें ऐसे रहीं जो 2 दिन पहले से संदेह बढ़ता जा रहा था कि छिटपुट घटनाएं बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ सकती हैं क्या। आज दुनिया उस बड़े युद्ध को देख रही है। कल की ये वीडियो देखिए जिसमें ईरान के प्रमुख ने अपने सेना के और अपने देश चलाने वाले लोगों के सब एक साथ बुलाए, उनके साथ मीटिंग की और उनके साथ ये घोषणा की कि हम अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। हम अमेरिका पर जब हमला करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि अमेरिका के लोगों के ऊपर हमला। हम अमेरिका की मौत की बात जब कहते हैं तो इसका अर्थ केवल ये होता है कि ट्रंप और उनकी टीम के खिलाफ हम बोल रहे हैं। और इससे ये समझ में आ गया था कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने जब आज सुबह सुबह ईरान के ऊपर गंभीर हमले कर दिए, उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 देशों के ऊपर हमला किया। दुबई के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर। लेकिन अभी जो मुझे खबर मिल रही है उसके मुताबिक इंटरनेट बता रहा है कि वे हमले अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किया है ईरान ने, और सीधे ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ने कह दिया कि अब यह युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो अब युद्ध रुकेगा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने ऊपर हमला माना, अतीत के हमलों को याद दिलाया, और देखिए उन्होंने कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेजी में बोलते हुए जो सुनाई दे रहे हैं उसका मतलब यह है कि पहले भी ईरान ने ऐसे ही हमारे सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला किया था जब 214 के आसपास सैनिक मारे गए थे। अमेरिका बर्दाश्त करता है, अमेरिका अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब जब अमेरिका के स्वाभिमान पर हमला है तो ईरान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और माना यह जा रहा है कि अब यह युद्ध और ज़्यादा बुरे माहौल में प्रवेश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देशों की अभी नज़र है। मिसाल के तौर पर चीन और रूस क्या सोचते हैं इस तनाव पर, देखने वाली बात होगी। भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री बीते दिनों चंद रोज पहले
इजराइल के दौरे पर थे। और इजराइल दौरे पर जाने के पहले की दृश्य अगर याद करें तो सदन से लेकर सड़क तक भारत के विपक्ष ने एक नारा लगाया था, नरेंद्र सरेंडर। ये जो नारा विपक्ष लगा रहा था, जब इसको हम सुनते हैं तो पहली चीज ये याद आती है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था तो क्या अमेरिका के कहने पर सरेंडर हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति ने दर्जनों बार इस बात का ऐलान किया कि हाँ, हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत सरकार ने घुमा फिरा के जलेबी तो कई बार बनाई, न किसी ने रुकवाया, न किसी का ये था वो था, लेकिन ये कहने की हिम्मत भारत सरकार नहीं जुटा पाई कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। देश के सदन में और देश के सड़क पर विपक्ष पूछता रहा कि नरेंद्र सरेंडर क्यों हुए। उसके बाद बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो मामला टैरिफ तक आ पहुंचा। भारत रूस से अगर तेल लेगा तो अमेरिका टैरिफ बढ़ा देगा। बीते दिनों चीन की यात्रा और उसके बाद रूस की यात्रा, भारत इधर जब दबाव बढ़ाता गया और इधर लगा कि अमेरिका को वो किसी दबाव में बना लेगा कि उसके टैरिफ के सामने भारत झुकेगा नहीं, उसके बाद अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। बाद में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और झुक गए। इस बात का आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है कि जो शर्तें इस बार के टैरिफ को कम कराने के लिए मोदी सरकार ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उससे भारत के किसान भी मारे जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था भी डूबेगी और भारत सरेंडर हो गया है। विदेश नीति में बीजेपी की सरकार फेल हो गई है। इसका विश्लेषण फिर कभी करेंगे, लेकिन विपक्ष ने इस बात का हल्ला जरूर काटा कि मनमोहन सिंह की सरकार तक भारत का टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया हुआ 3% था, 0% था, 18% पर मोदी सरकार सहमत हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के अपमानित करने में कभी पीछे नहीं हटा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भारत की छवि ऐसी देश में बनी हुई है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका के दबाव में आ चुकी है और वो झुक गए। इसी बात का आधार बनाकर कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा जब करते हैं, नेतन्याहू से मिलते हैं, तो उससे ये तय होता है कि अमेरिका का दबाव काम कर गया। हालांकि इसमें एक चैप्टर और जुड़ता है कि क्या एप्स्टीन फाइल जिसने दुनिया भर में तबाही मचा दी थी, वो एप्स्टीन फाइल जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा विलन अगर कोई बनकर उभरा था तो डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कई वीडियो फोटो दुनिया देख रही है जिसमें एप्स्टीन फाइल के उस डॉक्यूमेंट के जरिए पब्लिक डोमेन में चीजें आ रही हैं जिसमें वो बहुत कम उम्र की लड़कियों के साथ, लड़कियों के एक शोषक एप्स्टीन के साथ दिखाई दे रहा। उसी फाइल में कुछ लोग ये कहते हैं, हरदीप सिंह पुरी जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनका नाम कई बार आया। दुनिया में जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया उसमें कई के इस्तीफे हुए, कई को सार्वजनिक जीवन छोड़ना पड़ा, कई के ऊपर कार्रवाई हुई। भारत में जिसका नाम आया उसने थेथरई की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और थेथरई करके अपना पक्ष रख दिया, न कोई कार्रवाई न कोई उनके ऊपर इस्तीफा हुआ, क्योंकि राजनाथ सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि ये यूपीए नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। हरदीप सिंह पुरी के साथ कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया और उसमें ये एक ईमेल के जरिए प्रकारांतर से, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार इसकी जांच करे और भारत सरकार जो जवाब देगी हम उसके साथ खड़े होंगे। देखिए, विदेश नीति में जो भी कोई बात होती है हम अपने देश और अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि न हम उसके बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और न हम उसका कोई दावा करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी खबर झूठी और कौन सी सच्ची निकल आए। लेकिन कई बार जब इतनी बड़ी खबरें देश और दुनिया में तैर रही हों और भारत सरकार चुप्पी लगा जाए तो उन खबरों की सूचना तो आप तक देना हमारा फर्ज बनता है। इसीलिए भारत सरकार ने अभी तक एक बार भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि जिस ईमेल में नरेंद्र मोदी का नाम आया है उस ईमेल का कितना सच माना जाए और कितनी बात झूठ मानी जाए, जिसमें यह तक कहा गया है कि इशारा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके सामने जाकर नाचे। बाकी आप खुद गूगल करके इसके बारे में विस्तार से पढ़ लीजिएगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इजराइल के दौरे पर गए और जैसे ही इजराइल के दौरे पर गए तो एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध होकर के देश भर में चर्चा का विषय आया, जब उन्होंने कहा कि हम भारत माता कहते हैं तो इजराइल पिता है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। इजराइल
is their fatherland and India their motherland. हालांकि इसको आगे पीछे से जोड़ करके इसका विश्लेषण विस्तार में किया जाना चाहिए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में अपनी बात रखते हुए शांति की अपील भी की और शांति की बात की, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इजराइल के साथ खड़े हो गए, गजा और फिलिस्तीन के बारे में, वहां मारे गए लाखों लोगों के बारे में, लाखों या हजारों, ऑफिशियल तो तकरीबन लाख के आसपास पहुंच रहा है वो आंकड़ा, उनके बारे में जब कोई जिक्र नहीं किया तो लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना भाषण वायरल किया जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि भारत और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सुनिए, जिसे नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो क्या कह रहे थे। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अब दुनिया इस क्या अघोषित तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ गई है। हालांकि खबरें उधर तालिबान और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर भी ड्रोन के हमले की आ रही हैं और दुनिया भर में अशांति का माहौल है। ऐसे में हम सब एक गुजारिश तो जरूर कर सकते हैं कि किसी एक नेता की सनक पर या किसी एक देश की जबरदस्ती पर, किसी एक आरोप पर या किसी एक के वर्चस्व पर दुनिया को युद्ध में झोंका जाना बर्बादी को न्योता देना है। दुनिया में युद्ध जब भी होता है मानवता बर्बाद होगी और बदहाल होंगे, गरीब कमजोर लोग मारे जाएंगे, हर देश पर इसका असर पड़ेगा। याद रखिएगा, युद्ध अगर पश्चिमी देशों के बीच भी हो रहा है तब भी भारत पर असर पड़ेगा और भारत के साथ होगा तब तो असर पड़ेगा। हम गुजारिश करते हैं कि युद्ध ना हो, रुके, मगर हम नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि इन सारी घटनाओं का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।